गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले हाइड्रोजन की शीट डिस्कस करते हैं। तो आप हाइड्रोजन की शीट निकाल दो 210 सवालों की। एक से 10 कोई डाउट? कौन सा? 5 का। पहले कौन आश्रित होता है? पहले कौन आश्रित होगा? द्रव CO2, द्रव N2, द्रव O2 या द्रव H2? आश्रित मतलब पहले कौन उठेगा? और पहले कौन उठेगा? जो मतलब कि जिसमें आकर्षण कम है। तो H2 बहुत हल्की गैस है, तो उसमें आपस में आकर्षण क्या होगा? बहुत कम। इसमें वैन डेर वाल्स बल आपस में क्या होगा? बहुत कम। तो H2 आसानी से उठ जाएगा। हाइड्रोजन जनरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? नहीं, ये हमारे कोर्स में नहीं, छोड़ दो। प्रश्न नंबर 10, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन मिला होगा आपको। ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन अपने एनसीईआरटी में तो नहीं देखा है, लेकिन इसमें सवाल आता है। जिस तरीके से ना इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, उसी तरीके से ना न्यूक्लियस का भी स्पिन होता है। न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन के भी स्पिन होते हैं। जैसे आपके पास जो H2 है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में अगर H2 में अगर अपन बात करें तो 2 H है, ठीक है। तो इसका एक न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होगा। इसका एक न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होगा। अगर इन दोनों ना हाइड्रोजन के प्रोटॉन का अगर स्पिन सेम है तो उसको अपन कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन के स्पिन पढ़े ना कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन होते हैं +12 और -12, ऐसे प्रोटॉन का भी स्पिन होता है। तो अगर जो आपके पास H2 का अणु है, उसमें दोनों H के ना जो प्रोटॉन है और उनका स्पिन सेम है, उनके दोनों के स्पिन की दिशा अगर सेम है, तो वो कैसा हाइड्रोजन होगा? ऑर्थो। अगर आपके पास जो H2 है, उसमें ना जो प्रोटॉन है, उनके स्पिन अगर विपरीत दिशा में है एक दूसरे के, तो उस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? पैरा हाइड्रोजन। ठीक है। और ध्यान रखना कि पैरा हाइड्रोजन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। पैरा हाइड्रोजन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। और जब हम तापमान बढ़ाते हैं ना, तो तापमान बढ़ाने पे ऑर्थो हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। तापमान बढ़ने पे ऑर्थो हाइड्रोजन बढ़ता जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर बात की जाए ना, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्थो हाइड्रोजन होता है 75% और पैरा होता है 25%। ठीक है, ये होता है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। अगर जो प्रोटॉन है उसका अगर चक्रण समान है दोनों H में, तो वो ऑर्थो हाइड्रोजन होगा। और अगर जो प्रोटॉन है उनके चक्रण अगर विपरीत है तो वो पैरा हाइड्रोजन। देख लो फटाफट।
ओके ना? 15 से बढ़ाओ। निम्न में से किस हाइड्रोजन गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित कर सकता है? कौन सबसे अधिक आयतन अधिशोषित करेगा? तो क्या आंसर तेरे का इसका? ए तेरे का ना कि भाई वही तीसरा वही तीसरा कलिल पैलेडियम क्या हुआ? कलिल मतलब जो निकल पैलेडियम और प्लेटिनम वाले जो मेटल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को अधिशोषित करते हैं। अब कलिल पैलेडियम कलिल प्लेटिनम, चलो ये एक बार मैं चेक करूंगा, चेक करेंगे। हाँ, और 15 से पहले, 20 से पहले, 25 से पहले, हाइड्रोजन के सबसे भारी समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या है? हाँ, 4 है। ट्रिटियम में प्रोटॉन एक ही होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें न्यूट्रॉन 2 होते हैं। बताया था ना क्लास में भाई ट्रिटियम है तो हाइड्रोजन ही, तो उसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, बस न्यूट्रॉन 2 है क्योंकि ये सब समस्थानिक है। 30 से पहले 17 ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के लिए निम्न में से कौन सा कथन नहीं है? इनके कथनांक भिन्न होते हैं, ऑर्थो रूप पैरा रूप से अधिक स्थायी है, ये अपने नाभिक चक्र में भिन्न होते हैं। सी आंसर हो जाएगा। अरे सही नहीं है तो बी बॉम्ब पे हो जाएगा। ठीक है सर, बी बॉम्ब पे हो जाएगा। 21 और 22 कि ध्यान रखना कि ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन की जो कथनांक होते हैं वो भिन्न होते हैं। ध्यान रखना, जैसे प्रश्न नंबर 17 है ना, उसमें ना इनके कथनांक की बात करी है, इनके कथनांक भिन्न होते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। नाभिक चक्रण तो आपको पता ही है भिन्न होता है, और पैरा ज्यादा अच्छा होता है और तापमान बढ़ाने पे ऑर्थो की मात्रा बढ़ती जाती है। हाँ भाई भाप अंगार गैस, वाटर गैस से हाइड्रोजन की औद्योगिक निर्माण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जलीय CO2 Cl2 विलयन में अवशोषण द्वारा CO को हटाया जाता है, पैलेडियम के साथ अधिधारण के द्वारा H2 को दूर किया जाता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप द्वारा CO से CO2 में अपचयित किया जाता है, CO को CO2 में अपचयित किया जाता है और तत्पश्चात CO2 का क्षारीय अवशोषण होता है। क्या आंसर दे रखा है? सी। यस सर, सी दे रखा है। देखो तो एक बार, सी दी है, सी सही है, लेकिन सी में एक थोड़ी बात गलत होती है। सी में सब कुछ सही बोला है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप द्वारा CO को CO2 में क्या करते हैं? अपचयित करते हैं। ये बोला ना, अपचयित नहीं, ऑक्सीकरण होगा ना, कि भाप से ना CO से भाप क्या करेगी? CO को और ऑक्सीकरण कर देती है, उसको भेज देती है CO2 में, और भाप खुद और अपचयित होकर किसमें चली जाती है? H2 में, तो हाइड्रोजन का उत्पादन और बढ़ जाता है। और जो यहाँ पे CO2 बनती है ना, उस CO2 को हम क्या करते हैं? क्षारीय माध्यम से अवशोषित करा के खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं, तो जिससे अपन को क्या मिल जाती है? हाइड्रोजन मिल जाती है। ऐसे रिवर्स में मत चलो। वह धातु जो उबलते हुए कास्टिक सोडा विलयन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है? जिंक एम्फोटेरिक मेटल्स, एम्फोटेरिक जो होंगे वो क्या करेंगे? वो सार के साथ और अम्ल के साथ रिएक्शन करने में क्या देते हैं? हाइड्रोजन। एम्फोटेरिक बताया था क्लास में कि बैरागी प्रभु का संसारिक जंजाल वाले ऑक्साइड जो होते हैं वो तो एम्फोटेरिक होते हैं, उनकी तत्वीय अवस्था भी एम्फोटेरिक होती है, और जब उनकी तत्वीय अवस्था को अम्ल में या क्षार में मिलाया जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 23, तो रुको ऐसे मत बोलो, 24, 25। D2 अणु में न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अणु को न्यूक्लियस कहा जाता है।
न्यूक्लियस के कणों को न्यूक्लियस कहा जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस कहा जाता है। 26 27 ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन दोनों में से किस गुण में समान है? तापीय चालकता, चुंबकीय गुण, रासायनिक गुण या ऊष्माधारिता? आंसर क्या तरीका होगा? सी तरीका होगा। ध्यान रखो, रासायनिक गुण दोनों का समान है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। कौन सा? ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन की अधिशोषण ऊष्मा में अंतर है। नहीं, ये छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं। क्या आंसर तरीका है? ये तरीका नहीं, छोड़ दो। चक्रण संभाव्यता दर्शाई जाती है ना? एस का आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन द्वारा। ये चक्रण संभाव्यता है। ये ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन क्या है? आपस में चक्रण संभावी, क्योंकि इनका चक्रण भिन्न है तो इसलिए इनको कहते हैं चक्रण संभावी। 30 से पहले बताओ कौन सा? 30 हाइड्रोजन को गलित करके हीलियम बनाया जाता है। अच्छा, ये छोड़ दो। हाँ, ये छोड़। 31 अरे भाप और जल गैस को Fe3O4 और Cr2O3 की उपस्थिति में मिश्रित करके हाइड्रोजन बनाई जाती है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? नहीं, छोड़ दो, ये भी कोर्स में नहीं। 32 33 34 35 हाइड्रोजन को क्षारीय धातु या हैलोजन के साथ न रखने की निम्न में से सही व्याख्या कौन सी है? हाइड्रोजन को क्षारीय धातु और हैलोजन के साथ रखने की निम्न में से कौन सी व्याख्या सही है? हाइड्रोजन जो होती है वो दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेती है। अच्छा, ये तो वो है हाइड्रोजन के स्थान पे, हाइड्रोजन के स्थान पे कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन कहाँ पे रखा जाए? क्षारीय धातु के ऊपर रखा जाए या हैलोजन के ऊपर रखा जाए? तो बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि हाइड्रोजन के गुण दोनों से मिलते जुलते हैं। हाइड्रोजन को क्षारीय धातु या हाइड्रोजन के साथ न रखने की में निम्न में से सही व्याख्या है। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा क्षारीय धातुओं या हैलोजन समूह से उच्च होती है। हाइड्रोजन यौगिक बनाता है। हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं और हैलोजन से बहुत हल्का है। हाइड्रोजन परमाणु में नहीं, कोई भी विकल्प बनता नहीं, कोई भी विकल्प सही नहीं है। अपन एनसीईआरटी एग्जाम में डिस्कस कर ली क्या हाइड्रोजन की? हाँ, कर ली तो करी थी, कल करी थी ना एनसीईआरटी। हाइड्रोजन की एनसीईआरटी एग्जाम में कर ली थी डिस्कस। हाँ, तो उसमें ऐसे सवाल थे ना, हाइड्रोजन का स्थान मतलब कि ना आवर्त सारणी में कहाँ पे होना चाहिए, तो उसमें सवाल थे ना। तो एनसीईआरटी एग्जाम में उसमें सही ऑप्शन दे रखे, इसमें गलत ऑप्शन है। 36 40 से पहले हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होती जब जिंक इसके साथ अभिक्रिया करता है। सी बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप जिंक के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO मिला दोगे तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, क्योंकि कॉन्क H2SO क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सामने लोगों कर देगा ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस होकर चला जाएगा SO2। याद करो, मैंने कहा था हाइड्रोजन कब बनती है? जब मेटल ECS में हाइड्रोजन से पहले आता हो और आपका जो एसिड हो वो क्या हो? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। निम्न में से कौन सा हैलोजन हाइड्रोजन के प्रति सबसे अधिक बंधुता रखता है? आंसर हो जाएगा F2 बहुत क्रियाशील है। याद करो, ये अपन ने एनसीईआरटी में कहा था कि H2 और F2 जो होते हैं डार्क में भी रिएक्शन कर लेते हैं, अंधेरे में भी रिएक्शन कर लेते हैं। यस सर, था ना कि क्लोरीन जो होता है वो अंधेरे में भी रिएक्शन कर लेता है और आयोडीन के लिए बल्कि उत्प्रेरक लेना पड़ता है। और कोई डाउट? 40 से पहले, 45 से पहले, 50 से पहले, कौन सा? हाइड्रोजन अणु क्लोरीन अणु से निम्न बारे में भिन्नता रखता है। हाइड्रोजन अणु जो होता है वो अध्रुवीय है और क्लोरीन अणु ध्रुवीय है। नहीं, ये भी बात गलत है कि हाइड्रोजन अध्रुवीय है, तो बात सही है। क्लोरीन भी तो अध्रुवीय है, Cl2 भी तो अध्रुवीय है। हाइड्रोजन अणु ध्रुवीय है और क्लोरीन अणु अध्रुवीय है। नहीं, ये बात गलत हो गई। हाइड्रोजन अणु
अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बना सकता है और क्लोरीन नहीं बना सकता? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन अणु थोड़ी करता है, वो तो हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो ये बात भी गलत है। हाइड्रोजन अणु उपसंयोजक बंध बनाने में सहायक में भाग नहीं ले सकता, लेकिन क्लोरीन अणु जो होता है वो ले सकता है। ये बात सही है, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो वो क्या कर सकता है? उपसंयोजक बंध बना सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बना सकता। आंसर डी होगा। क्या तरीका है? और को डाउट 50 से पहले? 51। निम्न में से कौन सा कथन प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के संबंध में सही नहीं है? ये एक दूसरे के समस्थानिक हैं, सही बात है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, सही बात है। ये प्रकृति में 1:2:3 अनुपात में रहते हैं, नहीं, ये बात गलत है। ये बात गलत है। सबसे ज्यादा दुनिया में कौन है? हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद कौन है? ट्रिटियम है। और ट्रिटियम कितना है? 0.015% ही है। नहीं सर, ड्यूटेरियम 0.015% ही है, और ट्रिटियम तो सबसे कम है, बहुत कम है, 10⁻22। पता नहीं, जो भी है, वो आपको याद नहीं रखना, बहुत कम है, बहुत कम है ट्रिटियम। ठीक है। और डी, सी तो गलत हो गया, और डी इनका जो द्रव्यमान होता है उसका अनुपात 1:2:3 है, ये सही है। 55 से पहले। और वैसे भी देखो 51 का जो सीध रेखा है उस पर इन्होंने अनुपात क्या दिया है? 1:2:3। इसका मतलब आप कह रहे हो ट्रिटियम बहुत ज्यादा है, ट्रिटियम का अनुपात 3 दिया है। क्या ट्रिटियम बहुत ज्यादा है? ट्रिटियम तो बहुत कम है, वो तो रेडियो एक्टिव है, वो तो बीटा पार्टिकल एमिट करता है। उसकी अर्ध आयु है 12.33 वर्ष। हर 12.33 वर्ष के बाद तो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं। 55 से पहले। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, संभव द्विपरमाणु अणु की व्याख्या संख्या है। संभव द्विपरमाणु अणु की संख्या है। ये 3 समस्थानिक होते हैं, संभव द्विपरमाणु अणु की संख्या है। समझा नहीं क्वेश्चन में? H2 D2 अच्छा, इनके संभव को बताने हैं, तो संभव में तो वो भी हो जाएगा H2 D2 T2 HD HT और TD, ये भी तो हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए 6। क्या दिया कि भाई हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो उसके द्वितीय अणु कौन कौन से हो सकते हैं? एक H2 हो सकता है, एक D2 हो सकता है, एक T2 हो सकता है, और आपस में भी तो बंध बना सकते हैं HD HT TD T2 तो ऐसे तो अपन बना तो सकते ही। संभव पूछ रहे हैं, संभव। वैसे तो ट्रिटियम अपन को कैसे मिलता है? HD क्या, ड्यूटेरियम कैसे मिलता है? HD की फॉर्म में मिलता है, और ट्रिटियम का रेडियो एक्टिव है। T2 अपन बना सकते हैं, संभव पूछ रहे हैं। चलिए बेटा, 55 से पहले 56 छोड़ देना, 56 अपने कोर्स में नहीं है। 60 से पहले कौन सा? 60 से पहले 61 62। हाँ, ये क्या कर रहे हो? ये खड़ो खुद बैठ के। H2 डाइटोमिक मॉलिक्यूल है, डाइटोमिक का CV कितना होता है? CV 5/2 बार होता है, और CP कितना हो गया? 7/2 हो जाएगा। तो ये अनुपात कितना होगा? 7/5 1.4। 65 से पहले 63 त्रिपरमाणु हाइड्रोजन कहलाती है। हाँ ठीक है, त्रिपरमाणुविक हाइड्रोजन कहलाती है। पता नहीं क्या आंसर दे रखा है? छोड़ दो, कोई काम नहीं। 65 से पहले 66 67 68 69 68 H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड का सिस्टमेटिक नाम है। हाइड्रोजन ऑक्साइड 68 का बी
ऑक्सीडेंट, ठीक है, ध्यान रखो ऑक्सीडेंट। 70 से पहले वर्कआउट आउट। सार्थक सहसंयोजी गुणों के साथ समूह 2 का क्या हाइड्राइड है? आंसर हो जाएगा ए और बी। BH2 और MgH2 क्या होता है? ये बहुलक होते हैं और ये कोवलेंट होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। तो क्लास में बताया था ना, LiH, BH2 और MgH2 ये सहसंयोजी होते हैं और इसमें BH2 और MgH2 क्या है? पॉलीमरिक है, बहुलीकृत होते हैं ये। 70 F ब्लॉक हाइड्रेटो का सीमित संगठन है। F ब्लॉक का बताना मुश्किल है ये तो। क्या आंसर देखा? MH2 MH3 नहीं बता सकते। अच्छा, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके बता सकते हैं कि अपन F ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तो F ब्लॉक में अपन पढ़ेंगे कि F ब्लॉक के जो ना धातु होते हैं ना, वो +2 +3 या +4 ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। +4 से ऊपर जाते ही नहीं, तो +2 +3 या +4 ही होती है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो उसके हिसाब से अगर पहला विकल्प देखा जाए तो MH2 हाँ हो सकता है, MH3 हाँ हो सकता है, लेकिन दूसरा विकल्प देखो MH3 हाँ हो सकता है, लेकिन MH5 ये नहीं हो सकता क्योंकि उनकी संकरण अवस्था +5 नहीं होती। फिर ऐसे ही C भी देख लो कि उसमें MH8 दे रखा है, वो संभव नहीं है, और D देख लो उसमें MH6 दे रखा है, वो भी संभव नहीं। 75 से पहले को डाउट, 75 से पहले कौन सा? 73 जिंक की समान मात्रा को सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ आधिक्य मात्रा में अलग अलग अभिकृत किया जाए तो निकलने वाली हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा? 1:1। भाई देखो, मैंने 1 मोल जिंक मिलाया HCl में, 1 मोल जिंक मिलाया NaOH में। भाई 1 मोल जिंक यहाँ पे मिलाएंगे तो वो भी कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन से कितनी H2 बनेगी? 1। और यहाँ पे 1 मोल जिंक मिलाया तो उससे भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, तो उससे भी H2 कितनी बनेगी? 1। तो यहाँ पे दोनों में H2 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? समान होगा, 1:1। ये IIT में आया हुआ सवाल है कि जिंक को HCl के अंदर मिलाया, जिंक को NaOH के अंदर मिलाया, दोनों में H2 उत्सर्जित होती है, तो बताओ उनका अनुपात क्या होता है? समान होता है कि भाई दोनों जगह जिंक है तो समान इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो H2 भी कितनी बनेगी? समान बनेगी। ये कंसेप्ट कभी सिखाया होगा ना कि सोडियम 1 मोल सोडियम कितनी H2 उत्सर्जित करता है? आधी मोल, क्योंकि 1 मोल सोडियम से कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1। तो H2 कितनी बनेगी? हाफ। जिंक मिलाओगे तो इसके 1 मोल से कितनी बनेगी? 1 मोल, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो H2 कितनी बनेगी? 3/2। याद आया? गैस लॉ चैप्टर पढ़ाया था, तो गैस लॉ में एक सवाल था, कचरा गोले नाली खोले, याद आया? NCERT वाला, ठीक है, ड्रेनेज क्लीनर वाला एक सवाल था। 75 से पहले को डाउट, 80 से पहले को डाउट, 90 से पहले कौन सा? 85। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रोजन के लिए असत्य है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसमें से ट्रिटियम प्रचुरता में है, गलत है। प्रचुरता में नहीं है, वो तो बहुत कम है। हाइड्रोजन आयनिक लवणों में धनायन की तरह व्यवहार करता है? नहीं करता। हाँ, तो ये बात सही है। हाइड्रोजन तो लवणों में तो कैसे रहता है? H- में रहता है। हाइड्रोजन आयन H3O+ का अस्तित्व विलयन में मुक्त रूप में होता है। हाँ, ये बात सही है ना? हाइड्रोजन आयन जो होता है H3O+ का अस्तित्व विलयन में मुक्त रूप से में होता है, मतलब कि हाइड्रोजन जो होता है वो जब भी जल में होगा तो क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। H+ आयन कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन अपचायक के रूप में कार्य नहीं करता, ये तो गलत है। हाँ, डाईहाइड्रोजन जो होता है वो अपचायक के रूप में कार्य करता है। हाइड्रोजन गैस अपचायक है, सामने में अपचयन करती है, ठीक है। तो इसका कौन सा गलत हो जाएगा? A और D। 90 से पहले डाउट, 95 से पहले
ओजोन का जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है कि ओजोन जो होती है वो नवजात ऑक्सीजन देती है, ये जल को विघटित कर ऑक्सीजन मुक्त करती है, ये क्लोरीन की तरह कोई दुर्गंध नहीं छोड़ती, ये बैक्टीरिया और शिष्ट कवक को मारकर जीवनाशक की तरह कार्य करती है। क्या उत्तर दिए? जल को विघटित कर ऑक्सीजन मुक्त करती है, यह क्लोरीन की तरह दुर्गंध नहीं छोड़ती। हाँ ठीक है, ओके। कि ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगी? पानी को ऑक्सीडाइज तो कर ही सकती है, ये बात तो ठीक है, ओके। और ओजोन जो क्लोरीन भी जो है ना वो भी विरंजक है। क्लोरीन भी जो होता है वो भी विरंजक होता है, क्योंकि क्लोरीन भी पानी में घुलने पे क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन देता है। क्लोरीन को पानी में मिलाते हैं तो HCl और HOCl बनता है, और HOCl आगे टूट के देता है नवजात ऑक्सीजन। तो क्लोरीन भी एक ब्लीचिंग है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन से क्या हो सकती है? दुर्गंध हो सकती है, इसलिए क्लोरीन नहीं लेते हैं। ओजोन से कोई दुर्गंध नहीं होगी। और ओजोन जो हो गई या कोई भी ब्लीचिंग एजेंट हो गया, वो सारे क्या करते हैं? अपनी तरफ से नवजात ऑक्सीजन देके क्या करते हैं? जो वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, जो कवक होती है, उनसे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन खींच के उनको मार देते हैं। 95 से पहले निम्न में से कौन सा आयन कौन सा युग्म भारी जल बनाता है? भारी जल कौन सा बनाता है? उसको डी रह दीजिए। निम्न में से कौन सा आयन आयनों का युग्म भारी जल बनाता है? कुछ गड़बड़ है सर। भारी जल तो D2O होता है। D2O तो K प्लस और HCl माइनस थोड़ी बनेगा, वो तो कुछ गड़बड़ है। 95 से पहले, 100 से पहले, 96 ये आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में दे रखा है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है ना, 14 चैप्टर उसमें दे रखा है। 105 से पहले जल का ट्रिपल पॉइंट क्या है? जल का ट्रिपल पॉइंट कितना है? 0 डिग्री। ट्रिपल पॉइंट जल का है। आंसर क्या दिया इन्होंने? 0 डिग्री। चलो एक बार मैं चेक करके सही से बताऊंगा। फिजिक्स में आता है ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट नहीं, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, फिजिक्स के एनसीईआरटी में दे रखा है। चलिए 105 से पहले D2 और H2O के pH का मान क्या होगा? तो पानी की तो pH क्या होती है? 7, लेकिन D2O का KW जो होता है वो ज्यादा होता है। नहीं, KW कम होता है। D2O मुश्किल से टूटेगा ना। D2O जो होगा, पानी का KW कितना होता है? 10⁻14, और D2O का KW होता है 10⁻14/4। ठीक है, क्योंकि D2O मुश्किल से टूटेगा तो इसका KW कम होता है। हम इसके हिसाब से देख लो। ये अपन को ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है, क्योंकि देखो समझना, यहाँ पे अगर अपन बात करें D2O का KW कम है, तो फिर यहाँ पे H+ भी कम होगा, तो H+ कम होगा तो फिर इसकी pH क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो पानी की pH 7 है, तो D2O की pH क्या होगी? 7 से ज़्यादा होगी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बी, बॉम्बे। बस 110 से पहले पुट आउट।
ट्रिटियम ऑक्साइड अणु का द्रव्यमान लगभग क्या होगा? ट्रिटियम ऑक्साइड का ऑक्साइड T2O, T का कितना होता है द्रव्यमान? T का कितना होगा? 3, तो 2 ट्रिटियम है तो कितना हो जाएगा? 6, और ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया? 22, ये भी हो गया। एक 115 से पहले को डाउट, 120 से पहले को डाउट, 120 वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में लिखा है, ये काम का सवाल है। अभी 2 सवाल है ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के और ऐसे मेंस के सवाल आते हैं। 125 से पहले को डाउट, 130 से पहले को डाउट, 140 से पहले को डाउट। क्वेश्चन किए कि नहीं किए आपने आके? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपचयित किया जा सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपचयित करना है तो ओजोन से तो अपचयित नहीं होगा, ओजोन से तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओजोन तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और याद करो रिडॉक्स चैप्टर का एक क्वेश्चन, ओजोन प्लस H2O2, H2O प्लस 2O2, तो सही लिखने का तरीका O2 प्लस O2 है। याद आया सवाल? तो वहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा था कि ओजोन जो है वो H2O2 क्या करती है? ऑक्सीडाइज करती है। और ओजोन तो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो तो H2O2 को तो ऑक्सीडाइज करेगी, उसको अपचयित तो कर नहीं सकती। ठीक है, ओजोन से तो उसका ऑक्सीकरण होता है। बेरियम पेरोक्साइड नहीं, बेरियम पेरोक्साइड से ना H2O2 का अपचयन तो होने वाला नहीं है, क्योंकि बेरियम पेरोक्साइड क्या है? ये खुद मतलब कि पेरोक्साइड है, ये खुद ऑक्सीकरण है। ये जो बेरियम पेरोक्साइड है, बेरियम पेरोक्साइड की बात करें तो ये खुद है ना ऑक्सीकरण है। ठीक है, इससे बल्कि इससे तो H2O2 बनता है। अगर अपन इसमें H2SO4 मिलाते हैं तो इससे तो H2O2 बनता है। यस सर, फर्स्ट H2O2 बनाने की पहली विधि यही तो तरीके एनसीईआरटी में। एक तरीके से ये खुद ही H2O2 है, एक तरीके से ये H2O2 का तो लवण है। ये तो एक तरीके से H2O2 का लवण है कि यहाँ पे H2SO4 मिलाने पे H2O2 बाहर निकल गया, तो ये खुद ही तो H2O2 है। तो BO2 से H2O2 का अपचयन कैसे होगा? तो नहीं हो सकता। KMnO4 नहीं, KMnO4 तो क्या करता है? H2O2 को ऑक्सीकृत करता है, उसको ऑक्सीकृत करके भेजता है O2 में और खुद अपचयित होकर जाता है मैग्नीज +2 में। ठीक है, तो इसका एक आंसर होगा लेड सल्फाइड। या तो लेड सल्फाइड, ऑयल पेंटिंग काली पड़ जाती है PBS के कारण, तो वहाँ पे H2O2 मिला देते हैं, तो H2O2 क्या करता है? सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके उसको सल्फेट में भेज देता है, PBS को बना देता है और खुद अपचयित होके -2 में चला जाता है। एक 135 से पहले को डाउट, 140 से पहले को डाउट। कौन सा डाउट है? फेंटोन अभिकर्मक A, रट लो। FeSO4 प्लस H2O2 को फेंटोन अभिकर्मक कहते हैं। एक 140 से पहले 140, ये अभी नॉर्मलता का इसने सवाल दे दिया है। नॉर्मलता अभी तक अपन ने पढ़ी नहीं है तो छोड़ दो इसको। 141, 142, 43, 44, 44 छोड़ देना, ये तो अपन ने नॉर्मलता का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा। 150 से पहले को डाउट, 145, 20 आयतन H2O2 की है ना शक्ति क्या होगी? अगर H2O2 की अगर ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ, H2O2 की अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर 20 है तो फिर ये जल में कितना प्रतिशत होगा? तो पहले इसकी मोलरता निकाल दो। मोलरता क्या हो जाएगी? 20/11.2। ठीक है, तो मोलरता इतनी है, इसका मतलब कि इतने मोल प्रति लीटर में, तो 1 लीटर में इतना मोल है, तो मास कितना होगा? × 34, तो 1 लीटर में इतना ग्राम है। और अगर 1 लीटर में इतना ग्राम है तो बार प्रतिशत कितना होगा? H2O2 का बार बटा बिलियन का बार। बिलियन कितना है? 1 लीटर का, तो उसका बार कितना होगा? 1000 ग्राम।
घनत्व में 1 ले लो विलियन का, डेंसिटी 1 ले लो, तो 1 लीटर का विलियन है तो फिर विलियन का भार हो जाएगा 1000, तो H2O2 का भार कुल भार इंटू 100, ये H2O2 का प्रतिशत आ गया। एक 160 से पहले बढ़ाओ, एक सौ चौपन छोड़ दो, 160 से पहले और घटाओ, आउट 165 से पहले कौन सा H2O2 के की निम्न कोटि है, छोड़ दो, ये देखा होगा इसका आंसर। हाँ, लेकिन ये कोई याद नहीं रखना है, मुझे तो याद है लेकिन आपको याद नहीं रखना है, कोई एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आएगा। 165 से पहले 170 से पहले 167 O2 और H2O2 में ऑक्सीजन की बंध लंबाई क्रमशः इतनी है, तो ओजोन में क्या होगी? अच्छा सवाल है, लेकिन फिर भी सोचा जा सकता है, ये आप कर सकते थे कि भाई देखो H2O2 में तो शुद्ध रूप से क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और O2 में शुद्ध रूप से क्या है, डबल बॉन्ड है। लेकिन ओजोन की बात करें तो ओजोन में ना शुद्ध रूप से सिंगल होगा ना शुद्ध रूप से डबल होगा, क्योंकि ओजोन में क्या चल रहा है, अनुनाद चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होंगे, आंशिक द्विबंध होंगे। ठीक है, तो ओजोन में आंशिक द्विबंध है, इसलिए इसकी बंध लंबाई जो होगी वो H2O2 और ओजोन के बीच, O2 के बीच की होगी। यहाँ पे आंशिक द्विबंध है तो इसकी जो बंध लंबाई होगी उस एकल बंध से ज्यादा होगी और इस द्विबंध से कम होगी, मतलब बीच की होगी। एवरेज भी अपन नहीं कह सकते, 1.21 से ज्यादा होगी और 1.48 से कम होगी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? दो कौन से तरह के? ए और सी। तो अपन ए करेंगे, क्या तरीका? इस क्या आएगा? दो सूत्रों नहीं, ये नहीं कर सकते ऐसे। अपन बस ये बता सकते हैं कि इसके बीच की होगी, बीच में कहाँ पे होगी वो नहीं बता सकते। ये अगर सवाल ऐसा इन्होंने पूछा है तो गलत पूछा है। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। आपने मीन निकाला, एवरेज निकाला। इसके बाद 128 के पास में आया था, ओके, दो में आया। आप सवाल देखिए।
मेरे कितने गलत हुए हुए हैं। देख ले भाई आने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने क्या लगी जरूरत नहीं था पूरे पूरे कार्ड्स आने हैं। क्या कर सकते हैं जरूरत है कौन देते हैं इसलिए मैंने कहा ये वाला किसी और से देखते लेते हैं ऐसे ही बताना तो देखिए क्या है बता आज आपको तो करेंगे ओके 170 से पहले बताओ 180 से पहले कौन सा 2 मिनट हाँ काम नहीं बस कार्बनिक आयन मिनियम रेजिन में से शोधित जल है शुद्ध जल केवल कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 आयनों से युक्त केवल HCl में सल्फेट और Cl- आयन से युक्त आंसर ए हो जाएगा शुद्ध जल क्या तरीका है इनमें से कोई नहीं कार्बनिक आयन मिनियम रेजिन से शोधित जल तो कार्बनिक आयन उससे करोगे तो उससे तो जल तो शुद्ध हो जाएगा तो आयन उसमें नहीं होते ना तो इसलिए तो शुद्ध होगा आंसर ए हो गया ना नहीं इन्होंने गलत दे रखा है ए आंसर होगा 175 से पहले को उठाओ ये 172 हो गया 172 कैल्शियम फॉस्फाइड में कैल्शियम फॉस्फाइड होता है CH3P2 फॉस्फाइड मतलब P-3 को कहते हैं फॉस्फाइड इसके अंदर अगर अपन जल मिलाएंगे तो क्या होगा तो इसके अंदर जल मिलाएंगे तो फॉस्फेट बन जाएगी जैसे याद करो नाइट्राइड के अंदर जल मिलाते हैं तो क्या होता है अमोनिया बनती है तो फॉस्फाइड के अंदर जल मिलाओगे तो क्या होगा यहाँ पे फॉस्फीन बन जाएगी अब यहाँ पे 2 फॉस्फाइड है तो इसके 1 मोल से फॉस्फीन कितनी बनेगी 2 मोल बनेगी ओके ये काम का सवाल सिंपल सवाल कि CH3P2 के अंदर पानी मिलाएंगे तो यहाँ पे फॉस्फीन कितनी बनेगी फॉस्फीन बनेगी 2 सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या बात कर रहे हो ये तो इतनी बार पढ़ चुके हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट ये तो कई बार अपन ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं यहाँ पे आया सोडियम बोरोहाइड्रेट 180 से पहले पढ़ाओ कौन सा 77 सोडियम बोरोहाइड्रेट ठंडे जल के साथ मंद गति से विक्रिया करता है और सोडियम बोरोहाइड्रेट ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करता है आंसर क्या तरीका है इसका बी बॉम्बे तरीका बी बॉम्बे हाँ इसका आंसर बी बॉम्बे सही होगा क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या देगा H- और H- को जैसे ही पानी मिलेगा तो क्या हुआ वहां पे आग लग जाएगी जैसे ही सोडियम बोरोहाइड्रेट तो H- देता है और जैसे ही H- मिलेगा पानी में तो क्या होगा वहां पे H2 बनेगी और खूब सारी ऊष्मा निकलेगी तो उससे तो क्या लग जाएगी आग लग जाएगी
तो यहाँ पे अभिक्रिया कोई मंद गति से नहीं होगी, यहाँ पे अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1 लीटर जल में ये इतना ग्राम बोलेगा नहीं, ये पूरा घुल जाएगा भाई, वहाँ तो आग लग जाएगी, उच्च तापमान हो जाएगा, तो उच्च तापमान होते ही वो पूरा घुल जाएगा। और सोडियम सॉल्ट है, सोडियम के सॉल्ट सारे पानी में घुलते हैं, फुली सॉल्युबल। और सही से 500 डिग्री से ये तो अपन नहीं कह सकते, ये नहीं पता लगा सकते। 180 से पहले कोई डाउट? 180 हाइड्रोजन अपचयित नहीं करेगी, हाइड्रोजन किसको अपचयित नहीं करेगी? क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं, इसको अपचयित कर देगी। फेरिक ऑक्साइड हाँ इसको अपचयित कर देगी। स्टेनिक हाँ इसको कर देगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को नहीं कर पाएगी, एल्यूमिनियम को नहीं कर पाएगी। भाई सुनो, देखो जो भी है ना धातु है ना Fe के बाद में आते हैं, वो उसको हाइड्रोजन अपचयित कर देती है। अपन ने पढ़ा था कि एनसीईआरटी में लिखा था कि Fe के बाद में आने वाले जो धातु जो होते हैं वो हाइड्रोजन से अपचयित हो जाते हैं, हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉपर तो उसके बाद आता है, तो वो तो पूरा अपचयित हो जाएगा। फेरिक की बात करें तो फेरिक भी अपचयित हो जाता है। फेरिक पूरा नहीं होगा, फेरिक जो होगा आधा होगा, कि फेरिक में Fe किसमें +3 में, तो हाइड्रोजन मिलाओगे तो हाइड्रोजन क्या करेगी, उसको +2 में भेज देगी। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि Fe+3 में जब H2 मिलाते हैं तो H2 क्या करती है, Fe+3 को Fe+2 में भेज देती है। स्टेनिक के अंदर अगर आप H2 मिलाओगे तो स्टेनिक क्या होता है, tin+4 होता है। तो tin+4 में अगर आप H2 मिलाओगे तो H2 क्या करेगी, उसको अपचयित कर देगी, और अपचयित करके किसमें भेज देगी, +4 से +2 में। ओके, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में तो एल्यूमिनियम +3 में होगा, तो अगर इसको अपचयित करना है तो इसको तो 0 में भेजना पड़ेगा। नहीं, इसको तो 0 में अपन नहीं भेज सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो ECS में Fe से ऊपर आता है, तो जो Fe से ऊपर आते हैं उनको पूरा अपचयित नहीं कर सकती हाइड्रोजन। ये अच्छा सवाल है कि भाई एल्यूमिनियम तो भाई ECS में ऊपर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो एल्यूमिनियम +3 में, तो अगर इसका अपचयन होगा तो वो तो 0 में होगा। एल्यूमिनियम जो होता है वो +3 से कोई +2 में तो नहीं जाएगा, +1 में तो नहीं जाएगा, तो 0 में जाएगा, इसका तो पूरा अपचयन करना पड़ेगा। नहीं, हाइड्रोजन जो होती है पूरा अपचयन तो नहीं कर सकती, कि भाई जो कॉपर से जो पहले आते हैं, कॉपर से जो ऊपर आते हैं, उनका पूरा अपचयन तो नहीं हो सकता। जैसे अगर कुछ अपचयन करना होता है, जैसे स्टेनिक जो होता है, टिन जो होता है वो कॉपर से ऊपर आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेनिक जो है +4 में, तो उसका कुछ अपचयन कर सकते हैं, +2 में भेज सकते हैं, 0 में तो इसको भी नहीं भेज सकते, लेकिन कुछ अपचयन तो कर सकते हैं। Fe जो होता है वो कॉपर से ऊपर आता है, सॉरी Fe के सापेक्ष में बात चलती है कि जो भी Fe से ऊपर आते हैं, Fe से जो पहले आते हैं, ठीक है, तो उनको हाइड्रोजन कभी भी पूरा अपचयन नहीं कर पाएगी। अब जैसे टिन जो होता है वो Fe से पहले आता है ना, लेके बार बार सरकार का नाम मांगा मान जान कर फेंके, कलम दबा कोई नीचे सुनो। अच्छा, वो तो Fe की बात में आ रहा है, ओके, अच्छा वो तो Fe की बात में आ रहा है, हाँ, तो इसका तो अपचयन होगा, हाइड्रोजन इसको अपचयन करेगी, +4 से +2 में भेज देगी, Fe को भी कर देगी, उसको +3 से +2 में भेज देगी, लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं कर पाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो Fe से पहले आता है। ओके, 185 से पहले को डाउट? हाइड्रोजन धातु की भांति व्यवहार कर सकती है, हाइड्रोजन धातु की तरह व्यवहार कर सकती है? नहीं, छोड़ दो। 190 से पहले को डाउट? जब अस्थायी कठोर जल में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है और इससे उबाला जाता है तो किसका अपक्षय बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सी, याद करो, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टिक कर दो कि ऐसे तो बाइकार्बोनेट गर्म करने में क्या देते हैं, कार्बोनेट देते हैं, लेकिन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट गर्म करने में क्या देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है। वहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बनती है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, मैंने इंपॉर्टेंट टिक कराया था। ऐसे तो बाइकार्बोनेट गर्म करने में कार्बोनेट देते हैं, लेकिन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बनाता है। 195 से पहले कोई डाउट? 198 से पहले? 200 से पहले? 195? निम्न में से वहन में प्लम्बो सॉल्वेंसी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? केवल कठोर जल, केवल मृदु जल, डी प्लम रस के साथ जल? आंसर डी हो जाएगा, डी आंसर। डी
निम्न में से, अच्छा इसको अभी छोड़ो, ये मैं एक बार चेक करूँगा। 189 ये 189 मैंने क्लास में बताया था ना कि मेटालिक हाइड्राइड DNF लॉक वाले हाइड्राइड बताया था, उसमें 7वां वर्ग 8वां वर्ग और 9वां वर्ग ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड नहीं बनाते, इसलिए इन तीन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड गैप कहते हैं। इनको कहा जाता है हाइड्राइड गैप। इन ग्रुप को हाइड्राइड गैप कहा जाता है क्योंकि 7, 8, 9 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो हाइड्राइड नहीं बनाते, जिनके वर्ग को क्या कहते हैं, हाइड्राइड गैप कहते हैं। हाइड्राइड गैप और हिंदी में कहते हैं हाइड्राइड रिक्ति। एक 198 से पहले को डाउट, दो सौ एक से पहले को डाउट, 205 से पहले को डाउट, 203 ये छोड़ दो, ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट का सवाल है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट में ही समझना है। 210 से पहले को डाउट, 209 भी छोड़ दो, 208 ऑक्सीजन के 3 भिन्न समस्थानिक से भारी जल के कितने प्रकार संभव है, चेक कर। ऑक्सीजन के 3 भिन्न समस्थानिक से भारी जल के कितने प्रकार संभव है, 3 ही होंगे, 3 ही होंगे क्योंकि है ना जल के अंदर तो O कितने होते हैं, एक ही होता है। आंसर छेड़ दिया तो फिर उन्होंने वहां पे हाइड्रोजन भी ले लिया होगा, हाइड्रोजन भी ले लिया होगा। जैसे भारी जल तो वैसे देखा जाए तो B2 ही है, लेकिन उन्होंने ये भी ले लिया होगा HDO, ठीक है। फिर इसके बाद D2O आना, ये O16 होता है, O17, ठीक है। फिर D2O O18। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या करा होगा कि यहाँ पे एक ड्यूटेरियम हटा के हाइड्रोजन लगा दिया होगा, तो उसको भी तो अपन भारी कह सकते हैं, ये भी तो भारी जल है, ड्यूटेरियम है ना। और यहाँ पे भी काम कर होगा HDO18, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है O16, तो उससे कितने भारी जल बन सकते हैं, 2, D2O और HDO। अब यहाँ पे ड्यूटेरियम है इसलिए इसको भारी जल करेंगे। ऑक्सीजन का दूसरा समस्थानिक है O17, तो उससे एक भारी जल बन जाएगा D2O O17। अब यहाँ पे एक ड्यूटेरियम हटा के हाइड्रोजन लगा दिया HDO17, ठीक है। और यहाँ पे भी ड्यूटेरियम है इसलिए इसको भारी जल तो कह ही सकते हैं, D2O O18 और एक HDO18, 6 हो जाएगा। कौन सा 205, ये भी छोड़ दो, ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट के साथ। कौन सा 205 से पहले को डाउट, 207, 208, 209, 210, 209 और 210 छोड़ दो। उल्टा मत चलो, H2O2 का बंद कोण वो NCERT में देखा था ना, H2O2 का बंद कोण। हाँ और यहाँ पे नहीं, पहली बात तो यहाँ पे H2O2 अपन को द्रव अवस्था में लेना है, जब कुछ नहीं कहा जाए तो उसको द्रव अवस्था में लो। और बंद कोण बोला है तो वो अंदर वाला कोण लेना है, और जो बाहर वाला जो कोण होता है ना वो तो डाइहेड्रल एंगल होता है। अंदर वाले कौन लेना दीजिए, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं छोड़ दो। और वैसे सुनो, अपन को बंद कोण रटने नहीं है H2O2 के, H2O2 के बंद कोण अपन को नहीं रटने हैं कि भाई बंद कोण तो अपन रटेंगे तो ऐसे थोड़ी कोई भी कोण अपन रट लेंगे भाई। अगर H2O2 की अपन आकृति ध्यान रख सकते हैं, उसकी आकृति कैसी होती है,
है ना, खुली किताब जैसी होती है। हाँ, उसमें एक और बात मैंने आपको बता दी थी कि ठोस अवस्था में जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा खुला होता है, ठीक है, तो उससे बंद कोण बढ़ जाता है और डायरेक्ट एंगल क्या हो जाता है, घट जाता है। हाँ, बस ये बात ध्यान रखनी है, बाकी है ना उसके कोण नहीं घटने, एंगल नहीं याद रखना। ओके, चलिए, तो ये हो गई शीट। और मेरे ख्याल से ये 210 सवाल करने पे हम ऐसे उसमें से ज़्यादातर सवाल तो मान लो कि 25 सवाल ऐसे निकले होंगे जो अभी मैंने कहा छोड़ दो, ठीक है, लेकिन बाकी है ना 210 में से 25 सवाल अगर अपन हटा दें तो 185 सवाल पीछे बचते हैं। तो उस 185 सवाल करने से पूरा का पूरा हाइड्रोजन लाइन टू लाइन, शब्द से शब्द कवर हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? और इतने सवाल करने से आपको अपनी सारी थ्योरी जो आपने पढ़ी थी वो पूरी रिकॉल हो जाती है, पूरी याद हो जाती है, ठीक है। अब अपन ने एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी एग्जामिनर कर ली, ये शीट कर ली, अब क्या बचता है? अब क्या पूछ लेंगे आईआईटी वाले में? एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ ली, लाइन टू लाइन पढ़ ली, ठीक है, तो अब तो कुछ बचता ही नहीं। ओके, चलिए एस ब्लॉक एक पेज बाकी है, एक पेज बाकी, एक पेज को पूरा करते हैं। कल से ऑनलाइन मत हो जाएगी, ऑनलाइन क्लास पता नहीं मुझे, आज भी नहीं, आज बंद थे, आज भी बंद है। लिंक दिया मैं अभी बोला कि अभी ऑनलाइन क्लास आ जाते हैं। देखते हैं। वैसे टेंशन तो उनके लिए जो यहाँ पे नहीं आते, तुम लोग इधर आते हो, तुम टेंशन नहीं लेते। ओके भाई, एस ब्लॉक एस ब्लॉक में अपन ने कल कहाँ तक कर लिया था? हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ली थी, ये वाइट वॉशनिंग, चूने का पानी, ठीक है, तो चूने के पानी की बात कर ली थी। चूने के पानी में से CO2 पास कराते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और अधिक मात्रा में CO2 पास कराओगे तो वो दूधिया रंग गायब हो जाएगा क्योंकि क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में घुलता है। फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर बताया था, बताया था ब्लीचिंग पाउडर पूरा फॉर्मूला बताया था, CaCl2.CaOCl_CaOH/2H2O। ओके, अब फिर इसके कुछ उपयोग देखें। उसमें सेकंड उपयोग आप ध्यान रखो कि जो ये ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, चूने का पानी होता है, ये है ना रोगाणुनाशी होता है, प्रकृति के ना ये प्रकृति में सफेदी के रूप में करा जाता है। कहीं पे सफेदी करनी होती है तो किससे करते हैं? चूने से करते हैं, चूने के पानी से करते हैं। चूने को पानी में डाल देते हैं तो उससे चूने का पानी बन जाता है, उससे सफेदी करते हैं ना। अपने शहर में जाओ, शहर में कितने मकान सफेदी करे हुए हैं, ठीक है, किले के ऊपर चढ़ के देखते हैं तो नीचे पूरे नीले मकान दिखते हैं, ठीक है, वो सब चूने से करे हुए। कैल्शियम कार्बोनेट, अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो हमें पता ही है, प्रकृति में कई रूपों से, जैसे चूना पत्थर, खड़िया, ठीक है, संगमरमर आदि के रूप में चूना पाया जाता है, ठीक है। मुझे चूने पर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे देख लो कि जब अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से CO2 पास कराते हैं तो CaCO3 बनता है, ठीक है। CaCl2 के अंदर Na2CO3 मिलाएंगे तो उसे क्या बन जाएगा? CaCO3 बन जाएगा। ये जो सेकंड रिएक्शन देखी है, ये परमानेंट हार्डनेस हटाने का तरीका है, वॉशिंग सोडा। याद करो कि CaCl2 से है ना स्थायी रूप से हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है, तो उस हार्डनेस को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें वॉशिंग सोडा मिला देते हैं। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और CaCO3 की PPT बन जाती है। तो देखो, एक तरीके से हार्डनेस हटाने की भी रिएक्शन है और एक तरीके से मार्बल बनाने का भी तरीका है। ओके, फिर आगे आ जाइए, अगली अभिक्रिया CaCO3 गर्म करने में देता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ये तो आप जानते ही। यस सर। फिर नीचे दो अभिक्रिया मिलेगी, वो दो अभिक्रिया मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगी कि CaCO3 के अंदर HCl मिला रहे हैं, H2SO मिला रहे हैं, तो क्या होगा, प्रबल अम्ल आएगा, वो अपना लवण बनाएगा और उस CaCO3 में से दुर्बल अम्ल को भगा देगा, और उसमें दुर्बल अम्ल कौन है? H2CO3। तो H2CO3 बाहर निकल जाएगा और वो आगे जैसे ही निकलेगा तो वो टूट जाएगा H2O एंड CO2।
और HCl और H2SO4 अपना लवण बना देंगे तो उससे बन जाएगा CaCl2 एंड CaSO4। याद आया? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा वो अपना सॉल्ट बनाएगा, वीक एसिड को भगा देगा। फिर नेक्स्ट आगे आ जाइए कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो आप जानते होंगे। तो देखो CaSO4.2H2O तो क्या होता है? जिप्सम होता है। जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें 1.5 पानी निकल जाता है, तो पीछे जब आधा पानी बचता है तो उससे क्या बनती है? POP बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और पूरा पानी भगा देंगे ना, और सूखा अगर कैल्शियम सल्फेट अगर कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा? डेड बर्न्ड प्लास्टर। ये लिखा हुआ है, मिला? मृत तापित प्लास्टर। तो ध्यान रखना CaSO4.2H2O जिप्सम, CaSO4.half H2O POP एंड सूखा CaSO4 डेड बर्न्ड प्लास्टर। ठीक है, चलिए अब सीमेंट में आ जाइए। नेक्स्ट सीमेंट एक महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है, बताइए। इसका उपयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में सन 1824 में जोसेफ एस्पिंडल ने किया था। ठीक है, इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। ये जानना, सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटेन के पोर्टलैंड टापू पर प्राप्त प्राकृतिक चूने के पत्थर से मिलता जुलता है। ठीक है, ये रीजन ध्यान रखना कि सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन में जो पोर्टलैंड पे जो टापू है वहाँ पे जो प्राकृतिक जो चूने के पत्थर है उससे ही सीमेंट मिलता जुलता है, इसे इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। यह एक ऐसा उत्पाद है जो चूने के अधिकीय वाले पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड को अन्य पदार्थ मिट्टी जिसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा और मैग्नीशियम के ऑक्साइड को मिलाकर बनाया जाता है। अब सीमेंट बनता कैसे? तो सीमेंट कैसे बनता है वो इन्होंने बताया है कि सीमेंट के अंदर चूना मिलाया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना NCERT में सीमेंट के अंदर क्या मिलाया जाता है? चूना मिलाया जाता है, मिट्टी मिलाई जाती है, ठीक है, एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, लोहा मिलाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड इन सबको मिला के क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। और देखो यहाँ पे नीचे इनका प्रतिशत लिखा है कि सीमेंट के अंदर सबसे अधिक क्या होता है? चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कितना? 50 से 60%। फिर उसमें क्या होती है? मिट्टी होती है 20 से 25%। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना होता है? 5 से 10%। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होता है? 2 से 3%। और आयरन का ऑक्साइड कितना होता है? 1 से 2%। तो ध्यान रखना कि चूने में सबसे ज्यादा क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना है। सॉरी, सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या है? चूना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है? मिट्टी है। फिर उसके बाद क्या है? Al2O3 और Mg है। और आप देखो कि सीमेंट के अंदर जो चीजें मिलाई गई है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2, Al2O3, MgO, ये सारे के सारे रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। ये सारे के सारे क्या है? रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। कल बताया था वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल उन्हें कहा जाता है जो उच्च तापमान झेल सकते हैं, उच्च तापमान पे अपना अस्तित्व नहीं खोते। तो जो उच्च तापमान झेल सकते हैं, उच्च तापमान पे अपना अस्तित्व नहीं खोते, उनको कहते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। और चूने में ज्यादातर वही चीज है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, फिर SiO2, फिर Al2O3, फिर Mg, और फिर MgO से कम होता है लोहे के ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल याद रखना, इसमें सवाल बन सकता है। ओके, फिर अगले पैराग्राफ में आ जाइए। सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर एवं चिकनी मिट्टी का उपयोग होता है। जब इन दोनों को तेजी से गर्म किया जाता है तब ये संकलित होकर अभिक्रिया कर सीमेंट क्लिंकर बनाते हैं। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम मिश्रित कर सीमेंट बनाया जाता है। और इस प्रकार पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक डाई कैल्शियम सिलिकेट। अच्छा ठीक है, ओके, ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा कुछ बात याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरे पैराग्राफ में ये बात ध्यान रखना कि ये सीमेंट क्लिंकर मिला था ना आपको, कि सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर और चिकनी मिट्टी का उपयोग होता है। जब इन दोनों को तेजी से गर्म किया जाता है तब ये संकलित होकर अभिक्रिया कर सीमेंट क्लिंकर बनाते हैं। और इस क्लिंकर में हम 2 से 3% क्या मिला देते हैं? जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, जिप्सम मिलाकर फिर ये सीमेंट बनाया जाता है। तो ध्यान रखना कि सीमेंट के अंदर जिप्सम भी मिलाया जाता है। फिर अगला आ जाइए, सीमेंट का जमना। ये सीमेंट का जमना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल मिलाने पर सीमेंट जमकर कठोर होता है, ये तो आप जानते ही होंगे।
ये तो जानते ही होंगे ना कि जैसे आपके पास सीमेंट का पाउडर है, सीमेंट का कहीं पे कट्टा है, उसके अगर ना कहा जाता है ना कि सीमेंट के कट्टे जल से दूर रखो, ठीक है, कहीं पे ना पानी होता है तो वहाँ से सीमेंट दूर रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर सीमेंट पे अगर पानी पड़ गया ना तो सीमेंट हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, वो पूरा ठोस बन जाता है, अब उसको फिर आसानी से आप उपयोग नहीं कर सकते। सीमेंट में तो पानी तो कब डालो जब सीमेंट लग चुका है दीवार पे, दीवार पे जब लग चुका है ना सीमेंट, अब उसमें पानी डालो, क्योंकि अब यहाँ पे कठोरता चाहिए, अब कट्टों में कठोरता थोड़ी चाहिए, अब कट्टों के अंदर कठोरता लेके आ जाओगे तो फिर सीमेंट लगाओ कैसे कैसे, ठीक है। आपने कभी देखा होगा ना कि घर पे अगर मान लीजिए कि पुराना कट्टा पड़ा है सीमेंट का, उस पर अगर अपने ध्यान नहीं दिया, उस पर पानी चला गया, ठीक है, तो क्या होता है कि सीमेंट पूरा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, बिल्कुल भाटे की तरह हो जाता है, और फिर उसको उपयोग नहीं कर सकते, उसका उपयोग बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसको वापस सीमेंट जैसा वो मसाला नहीं बना सकते। तो जल मिलाने पर सीमेंट जो होता है जमकर कठोर हो जाता है, इसका कारण घटकों के अणुओं का जलयोजन एवं पुनः व्यवस्थित होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सीमेंट के अंदर जल मिलाया जाता है तो वो कठोर हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जल मिलाने में उसके अंदर जो घटक है ना, इनका क्या हो जाता है, जलयोजन हो जाता है, तो जलयोजन होकर ये क्या हो जाते हैं, पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं और ये टाइट हो जाते हैं। जिप्सम मिलाने का कारण सीमेंट के जमने के प्रक्रम को धीमा करना है। अंडरलाइन की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जिप्सम क्यों मिलाया जाता है सीमेंट के अंदर, तो जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है कि उसका जो जमने वाला जो प्रक्रम है ना वो मंद हो, धीरे हो। जिप्सम मिलाने का कारण सीमेंट की जमने के प्रक्रम को धीमा करना है ताकि ये पूरी तरीके से ठोस हो सके। ये कुछ लाइन कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लिखी हुई है। जिप्सम मिला, इंग्लिश की बुक किसके पास है? इंग्लिश की है किसी का बुक? नहीं है, 2 मिनट मैं चेक करता हूँ। अच्छा देखो, हाँ ठीक है, मतलब इस बात सही लिखी हुई है इंग्लिश में वो लाइन ऐसे लिखी हुई। चलो इंग्लिश वाली लाइन बता देता हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ है when the mixed with water the setting of cement takes place to give the hard mass. This is due to the hydration of the molecules of the constituent and their rearrangement. The purpose of the adding of the gypsum is only to slow down the process of the setting of the cement so that it gets sufficiently hardened. मतलब कि क्या होता है कि सीमेंट के अंदर जब अपन पानी डालते हैं ना तो सीमेंट क्या होता है, बिल्कुल भाटे की तरह क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसमें सीमेंट मिलाया जाता है कि क्या सीमेंट जिप्सम मिलाया जाता है कि जिप्सम मिलाने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे हार्ड होता है, धीरे धीरे है ना जमता है, तो जिससे क्या होगा वो सफिशिएंटली हार्ड हो पाएगा, मतलब कि सही तरीके से हार्डनेस आ पाएगी। वरना तो क्या होता है वो बिल्कुल भाटे की तरह हार्ड हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल ना अजीब शेप, अजीब आकृति की तरह हार्ड हो जाता है, तो जिससे फिर वापस आप सीमेंट का उपयोग नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे सीमेंट कराया, तो कहीं पे आपने सीमेंट कराया है, अच्छा ओके रुको एक्चुअल में समझ, यहाँ पे आना, यहाँ पे जो सेटिंग ऑफ सीमेंट की जो बात चल रही है ना, सेटिंग ऑफ सीमेंट की बात चल रही है, वो एक्चुअल में अपने घरों पे जो कंस्ट्रक्शन करा जाता है उसके हिसाब से नहीं चल रही है, जो इंडस्ट्री में जो इसको बनाया जा रहा है उसके हिसाब से चल रही है। इंडस्ट्री में जो सीमेंट का पाउडर बनाया जाता है, वो हार्ड पाउडर जो बनाया जाता है, जिसको अपन कट्टा लेके बाजार से लेके आते हैं, वहाँ पे बात चल रही है। वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे जो ना पानी मिला के उसका जो पाउडर बनाया जाता है, हार्ड पाउडर बनाया जाता है, वो ठोस अवस्था में ही होता है, तो उसमें जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि उसमें है ना वो सफिशिएंटली हार्ड हो चुके, काफ़ी भाटे की तरह हार्ड ना हो कि जिससे ये फिर अगर भाटे की तरह हार्ड हो जाएगा तो फिर इसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब इस बात को रट लो कि सीमेंट में जिप्सम मिलाने का पर्पस क्या है कि ये जिप्सम मिलाने से धीरे धीरे हार्ड होता है, तो इससे ये बिल्कुल ज़्यादा कठोर नहीं हो पाएगा, सफिशिएंटली
हार्ड हो गई। चलिए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ो तो। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मैग्नीशियम और कैल्शियम की। एक वयस्क व्यक्ति में करीब 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है और 1200 ग्राम कैल्शियम होता है, जबकि लोहा 5 ग्राम होता है और तांबा 0.06 ग्राम होता है। मानव शरीर में इनकी दैनिक आवश्यकता 200 से 300 मिलीग्राम अनुमानित की गई है। समस्त एंजाइम जो फॉस्फेट के संचरण में एटीपी का उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम का उपयोग सहघटक के रूप में करते हैं। ये ध्यान रखना कि मतलब कि जो एंजाइम मतलब कि ना फॉस्फेट बनाते हैं, मतलब कि ये फॉस्फेट के संचरण में एटीपी का उपयोग करते हैं, उसमें मैग्नीशियम सहघटक की तरह काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना। सहघटक समझते हो ना, उसके साथ मतलब कि कंपोनेंट है, सहघटक है। कि जो एंजाइम है ना एटीपी बनाते हैं, एटीपी का संचरण करते हैं, उनके साथ में मैग्नीशियम सहघटक के रूप में कार्य करता है। पौधों में प्रकाश अवशोषण के लिए मुख्य रंजक क्लोरोफिल होता है, जिसमें कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। ये तो आप जानते ही हो। शरीर में कैल्शियम का 99% दांतों और हड्डियों में होता है, और यह अंतरा तंत्रिकियों, पेशियां, कार्य प्रणाली, अंतरा तंत्रिकीय प्रेषण, कोशिका झिल्ली, अखंडता तथा रक्त स्कंदन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लाज्मा में कैल्शियम की सांद्रता लगभग इतनी होती है। ठीक है, ओके, ज़्यादा कुछ इसमें काम का है नहीं। चलो नेक्स्ट आगे जाओ। पी ब्लॉक नहीं, अभी पहले से क्वेश्चन कर लें। इसके अभ्यास प्रश्न करे आपने? अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले तो 10.4 अभ्यास प्रश्न। Na2O2 में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था। अरे ये तो बहुत सिंपल सवाल है। सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था तो +1 ही होगी, सोडियम हमेशा +1 में होता है। चलिए फिर इसके बाद हाँ मैं ये करो, आप कीजिए नंबर सवाल कि प्रकाश विद्युत सेल में लिथियम के स्थान पे पोटेशियम और सीजियम क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। कि जो प्रकाश विद्युत सेल होते हैं ना, उसमें ना अपन पोटेशियम यूज करते हैं, सीजियम करते हैं, लिथियम नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है। पोटेशियम और सीजियम की आयनन ऊर्जा कम होगी क्योंकि बड़े एटम है, बड़े परमाणु है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इसमें आसानी से प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए। फिर उसके बाद 10वां करो तो, जब एक क्षार धातु को द्रव अमोनिया में लाया जाता है तो ये विलयन विभिन्न रंग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के रंग परिवर्तन का कारण कीजिए। तो ये वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अगर आपने कम मात्रा में मिलाया तो नीला हो जाएगा, अधिक मात्रा में मिलाए तो ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, 13वां सवाल करो। पोटेशियम कार्बोनेट को सॉल्वे विधि से नहीं बनाया जा सकता। हाँ, कि पोटेशियम कार्बोनेट को अपन सॉल्वे विधि से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो KHCO3 होता है वो जल में इतना घुलता है कि उसको वहां पे अवक्षेपित नहीं कर पाते। ठीक है, याद आया? कि मैंने बात बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सॉल्वेंट प्रोसेस से, सॉल्वे विधि से Na2CO3 बनता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो NH CO3 बना रहे थे ना, वो आसानी से क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है, और फिर उसके अवक्षेप को गर्म करके हम क्या बना देते हैं? Na2CO3 बना देते हैं। लेकिन K2CO3 बनाना है तो पहले KHCO3 बनाना पड़ेगा, और KHCO3 जल में इतना घुलता है कि अवक्षेपित नहीं हो पाता। चलिए भाई, हाँ 14वां सवाल करो। Li2CO3 जो होता है वो कम ताप पे टूट जाता है और Na2CO3 उच्च तापमान पे टूटता है। ये जो हीटिंग क्या, ये तो थर्मल स्टेबिलिटी, ये तो थर्मल स्टेबिलिटी फजान लो कि लिथियम बहुत छोटा आयन है, छोटा धन आयन है, तो इसकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी? बहुत ज़्यादा। तो ध्रुवण क्षमता बहुत ज़्यादा, तो फिर यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि पॉलीएटॉमिक एनायन है। तो पॉलीएटॉमिक एनायन में क्या होता है? पॉलीएटॉमिक एनायन में
अगर धनायन की ध्रुवण क्षमता बढ़ती है तो कंपाउंड की थर्मोस्टेबिलिटी कम हो जाती है। ओके, प्रश्न नंबर 16। हाँ 16 करो। सोडियम क्लोराइड से प्रारंभ करके निम्नलिखित को आप किस प्रकार बना सकते हैं? NaCl से सोडियम धातु कैसे बना सकते हैं? NaCl से सोडियम धातु कैसे बना सकते हैं? वैद्युत अपवर्तन, मरकरी का कैथोड, कि भाई NaCl का वैद्युत अपवर्तन कराओ, मरकरी का कैथोड ले लो तो वहां पे सोडियम बनेगा भी और मिलेगा भी, सोडियम जाके मरकरी में घुल जाएगा। और फिर दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक काम करो, जो सोडियम जो मरकरी में मिला था ना उसको पानी में मिला दो, तो वो सोडियम पानी के साथ मिक्सी बना दो। मिक्सी याद करो कि सोडियम अमलगम जो बना है उसको पानी में मिला के मिक्सी से घुमा दो तो सोडियम पानी में मिक्स हो जाएगा, तो NaOH बन जाएगा। ठीक है। सोडियम परऑक्साइड कैसे बना सकते हैं? सोडियम परऑक्साइड बनाना है, सोडियम को हवा में रख दो तो ये हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? सोडियम परऑक्साइड Na2O2। लिथियम बनाता है ऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, पोटेशियम रुबिडियम सीजे बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। और सोडियम कार्बोनेट तो कैसे बनाएंगे? सॉल्वे विधि। उन्नीसवां सवाल करो। बीस हेतु वाष्प अवस्था में क्या होता है? क्लोरोब्रिज डाइमर। और वहां पे संकरण अवस्था क्या होती है? sp2। और ठोस अवस्था में बहुलक होता है। ठीक है। और संकरण अवस्था क्या होती है? sp3। ठीक है। पच्चीसवां सवाल करो। सोडियम धातु को जल में डालते हैं तो क्या होता है? आग लग जाती है, NaOH प्लस H2। सोडियम धातु को हवा में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? परऑक्साइड बन जाएगा, Na2O2। और सोडियम परऑक्साइड को पानी में मिलाएंगे तो NaOH प्लस H2O2। याद करो, ऑक्साइड पानी में डालने पे क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड। परऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो NaOH प्लस H2O2। और सुपर ऑक्साइड को पानी में डालते हैं KOH प्लस H2O2 प्लस O2। तीन रिएक्शन बताई थी कि नहीं बताई थी? हीटिंग इफेक्ट में भी बताई थी और यहाँ पे NCERT में भी लिखी थी, वापस बताई थी। छब्बीसवां करो। 26 रुपये का पहला का जिसका जलीय कम होगा वो हल्का होगा तो वो तेजी से भागेगा। ख करो। सही बात है कि लिथियम एक ऐसा धातु है जो नाइट्रेट बनाता है। ठीक है। क्यों? लिथियम की किसके साथ डायगोनल संबंध है? मैग्नीशियम के साथ। तो बेरिलियम से लेके बेरिलियम तक ये जितनी भी धातु हैं, बेरिलियम से लेके बेरिलियम तक, ये हवा में O2 के साथ रिएक्शन करते हैं, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये बेरिलियम से लेके बेरिलियम तक वाले जो धातु होते हैं नाइट्रेट बनाते हैं। अब यहाँ पे मैग्नीशियम आ रहा है तो मैग्नीशियम का डायगोनल संबंध है लिथियम के साथ, तो फिर लिथियम भी नाइट्रेट बनाता है। यहाँ पे बेरिलियम आ रहा है तो बेरिलियम का डायगोनल संबंध है एल्यूमिनियम के साथ, तो फिर एल्यूमिनियम भी नाइट्रेट बनाता है। ओके। 28वां करो। Na2CO3 को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस। ये आयनिक का सवाल है। Na2CO3 को पानी में मिलाएंगे तो एक Na+ आएगा। Na+ तो एक स्टेबल आयन है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक कैटायन है, तो ये तो स्टेबल है, तो ये तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। लेकिन कार्बोनेट जो आ रहा है ये वीक एसिड का एनायन है। ठीक है। तो वीक एसिड का एनायन क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये क्या होगा? हाइड्रोलाइज होगा। तो
कार्बोनेट हाइड्रोलाइज होगा, ये पानी से H+ दे देगा, और जब ये पानी से H+ दे देगा तो पानी में क्या जाएगा OH-। ओके, Na2CO3 को पानी में लाएंगे तो हाइड्रोलाइसिस होगा, तो उससे हाइड्रोक्साइड आएगा, और हाइड्रोक्साइड आएगा तो उससे जल कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। KO2 को पानी में मिलाएंगे तो स्पेस कैंसिल, KOH + H2O2 + O2। अभी तो बताया सुपर ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं, KOH + H2O2 + O2। क्या कर रहे हो, Na2 और CO2 को मिलाएंगे तो क्या होगा, Na2CO3 बनेगा। Na2 मेटल ऑक्साइड बेसिक, और CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, तो इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो सॉल्ट बन जाएगा Na2CO3। 29वां करो। बेरिलियम ऑक्साइड अविलय है और बेरिलियम सल्फेट विलय है, तो इसका रीजन क्या होगा, जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा। कि बेरिलियम ऑक्साइड अविलय है वो इसलिए होगा क्योंकि इसमें उसकी जालक ऊर्जा जो होगी उसकी है ना जलयोजन ऊर्जा से क्या होगी, ज्यादा होगी, और बेरिलियम सल्फेट जो होता है वो विलय हो जाता है, इसका मतलब कि उसकी है ना जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होगी और जालक ऊर्जा कम होगी। ओके, यही तो रीजन मैंने बताया था कि कोई घुल रहा है या कोई नहीं घुल रहा है, तो उसका रीजन फिक्स है, जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा। अगर नहीं घुल रहा है इसका मतलब कि जालक ऊर्जा ज्यादा है, और घुल रहा है मतलब कि जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है। इसका ऑपोजिट केस दिया होता है उसको कैसे, इसके फैमिली दिया है BAO विलय, ये BAO विलय है और BSO4 हाँ, रीजन तो वही है ना कि बेरियम ऑक्साइड जल में घुलता है, तो वो घुल रहा होगा, तो क्यों घुल रहा होगा, क्योंकि उसकी जालक ऊर्जा कम होगी और जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होगी। हाँ बस, और BSO4 अविलय, तो वो अविलय इसका मतलब कि उसकी जालक ऊर्जा ज्यादा होगी और जलयोजन ऊर्जा कम होगी। ओके, LiI जो होता है वो इथेनॉल में अधिक घुलता है, KI नहीं घुलता। कोवैलेंट कैरेक्टर कि भाई KI जो है वो एक प्रॉपर आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक विलायकों में बहुत मुश्किल से घुलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक विलायक क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, ठीक है। तो इथेनॉल में 8 समूह है, तो 8 समूह होने के कारण ये थोड़ा इथेनॉल अध्रुवीय है, तो उसमें KI इतना आसानी से नहीं घुलेगा, लेकिन LiI घुल जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये कोवैलेंट होता है। LiI जो होता है वो सहसंयोजी है, फजान का नियम कि लिथियम छोटा आयन है तो द्रव्यमान क्षमता बहुत ज्यादा होगी, तो आयनिक गुण कम हो जाएंगे, तो ये सहसंयोजी बन जाएगा, तो इस कारण से ये इथेनॉल में अधिक घुलेगा। और KI आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलते हैं, अध्रुवीय में कम घुलते हैं। वैसे इथेनॉल ध्रुवीय में आता है, लेकिन इथेनॉल के अंदर 8 समूह है ना, एल्काइल समूह है, तो थोड़ा वो अध्रुवीय भी है, तो इस कारण से इसमें KI इतना आसानी से नहीं घुलेगा। लेकिन LiI घुल जाएगा, क्योंकि LiI आयनिक नहीं है, वो ज्यादातर सहसंयोजी है। 30वां, किसका गलनांक न्यूनतम होगा, फजानुल नहीं, मेटल्स हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग देखो, मेटेलिक बॉन्डिंग अगर आयनिक कंपाउंड होता तो फजानुल लगाते हैं, ये तो मेटल है, मेटेलिक बॉन्डिंग देखनी पड़ेगी। तो जब आपके पास सीजीएम का आकार बड़ा होता है, जैसे मेटेलिक बॉन्डिंग बेकार होगी, तो फिर मेटेलिक बॉन्डिंग बेकार, तो उसका गलनांक न्यूनतम होगा। 31वां, इसका क्या हो जाएगा, कौन सी क्षारीय धातु का लवण जलयोजित होता है, लिथियम LiCl.2H2O। लिथियम का जो लवण होता है ना वो जलयोजित होता है, उससे 2 पानी जुड़े हुए होते हैं, याद आया। 32, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेट ताप के प्रति सबसे अधिक स्थायी है। फजान का नियम, फजान रूल, तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी, कौन होगा मोस्ट स्टेबल, ग हो जाएगा। BaCO3, बेरियम की ध्रुवण क्षमता बहुत कम होगी, तो फिर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए
तो अब आप एक काम करना, एग्जाम्पल तो कर ली होगी आपने, नहीं करी एग्जाम्पल, पूरी नहीं हुई। तो एग्जाम्पल कर लेना और फिर इस पे वो 2 शीटें मिली होगी, सारी धातु है, सारी मृदा धातु है, वो भी कर लेना। ये बातें ध्यान रखो, आपको ये याद ही नहीं है कि ना वो तापीय स्थायित्व तो बताना है कि इसका तापीय स्थायित्व तो ज्यादा होगा, तो आपको तो क्लिक ही नहीं हो रहा है कि 1000 नूल लगाना है, तो क्लिक होना चाहिए। तो इतनी बार पढ़ा दिया है कि भाई तापीय स्थायित्व थर्मल स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, फजान के नियम से, तो बहुत अलग से बताया था, तो क्लिक होना चाहिए। और वो जो ना सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का जो गलना पूछा था, तो उसमें फजान का नियम थोड़ी लगेगा, वो कोई आयनिक कंपाउंड थोड़ी है, तो धातु है, धातु में तो ना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, तो वो तो मेटेलिक बॉन्डिंग से देखेंगे। आयनिक कंपाउंड होगा तो फिर अपन को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखना है, तो वो फिर फजान के नियम से देखेंगे, जितना ज्यादा आयनिक उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग। ये ध्यान रखो, ऐसे गलतियां मत करो, फिर तो ऐसे पढ़ाने से आपको ना कुछ मतलब ही नहीं है, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, आपको तो क्लिक ही नहीं हो रहा है, ये बेसिक बातें क्लिक नहीं हो रही है। और ऐसे तो कॉमन सवाल आते हैं, इससे तो सवाल बहुत कॉमन है कि थर्मल स्टेबिलिटी में सवाल तो बहुत कॉमन है, तापीय स्थायित्व में तो क्लिक होना चाहिए। तापीय स्थायित्व आयनिक कंपाउंड में कैसे दिखेंगे, फजान का नियम। जो बातें पढ़ा रहा हूँ वो याद होनी चाहिए, अगर आपने याद ही नहीं करी फिर तो मतलब क्या, फिर तो छोड़ देते चैप्टर, छोड़ो, टेंशन ही खत्म। तो अब आप वो शीटें कर लेना, एस ब्लॉक की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और वो सारी धातु है और सारी मृदा धातु है, ठीक है। और फिर कल फिर अपन ये करने के बाद पी ब्लॉक स्टार्ट करना है। पी ब्लॉक में शीट मिली क्या? 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, बोरोन परिवार, कार्बन परिवार और नाइट्रोजन परिवार, 2 ही मिली है। ओके, चलिए फिर तो आज के लिए इतना ही, और फिर दोपहर को मिलते हैं, दोपहर को ऑर्गेनिक पढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो ऑर्गेनिक की शीट डिस्कस करेंगे, डीपीपी 46 एल्कलाइड वाली। ठीक है, आप क्वेश्चन करते थे कि नहीं करते हो? करते हो पक्का? वो आज नहीं आया प्रकाश, सो रहा है, क्यों? नहीं तो आज अलाउड ही नहीं करेंगे उसको ऑर्गेनिक क्लास, जो ऐसे क्लास में मिस करेगा उसको अलाउड ही नहीं करेंगे, नहीं आने की जरूरत ही नहीं क्लास में। अपनी मर्जी से आओगे, अपनी मर्जी से जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। मैं अगर अपनी मर्जी से आऊँ तो फिर आप क्या कहोगे? पूजा सबसे पहले कहेगी कि सर आप लेट आते हो, 10 मिनट भी लेट हो जाते, पूजा तो पहले कहती है सर आप तो लेट आए हो। तो मैं अपनी मर्जी से आऊँ, मर्जी से जाऊँ, तो आप मुझे कहोगे ना कि सर नहीं आप है ना पाठशाला में जो एडमिन है उनको कह दोगे सर जेके सर को बदल दो, हटा दो हमें फिर अब दूसरे टीचर चाहिए। आपको नहीं बोलेंगे कि जेके सर को बदल दो। नहीं बोल सकते हो आप, हम भी आपको बोल देंगे कि लेट क्यों आते हो सर, जल्दी आया करो। हाँ आप देखो कितने अधिकार से, मतलब कि ठीक है, तो मतलब कि अब आपको लगता है ना कि मतलब कि एक आपको लगता है कि जैसे अगर मैं डिसिप्लिन तोड़ूंगा तो आपको लगेगा ना सर आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हो, लगेगा नहीं लगेगा अंदर से, ठीक है। भले ही आप मुझे शायद तक नहीं बोलोगे, लेकिन आप अंदर से तो होगा, आपस में तो बातचीत करोगे कि सर डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही कोई बच्चा क्लास में नहीं आएगा तो मुझे भी तो लगेगा, क्योंकि मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरी क्लास में बच्चे बैठे, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़े, ठीक है। जैसे आप ना आते हो कि आप ये चाहते हो ना कि मैं सर हमें पढ़ाए, सर हमें और अच्छे से सिखाए और बातें बताएं, आप चाहते हो, तो सर मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरी क्लास में बच्चे आ रहे हैं वो सीखें, वो और अच्छा करें, ठीक है। तो मेरी भी उम्मीद है, मेरी भी इच्छा है, ठीक है। जैसे आपके अपने परिवार में आपके पेरेंट्स की इच्छा होगी ना, आपके मम्मी पापा की इच्छा होगी कि मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा सिलेक्शन करें, अच्छी रैंक लेके आए, ठीक है, उनकी इच्छा है ना। जैसे हमारी भी इच्छा है कि हमारी पाठशाला में जो बच्चे आ रहे हैं वो ढंग से पढ़ाई करें, हम जो पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ें और एक अच्छा रिजल्ट निकालें, ठीक है। तो जैसे इच्छा है आपके पेरेंट्स की, वैसी इच्छा हमारी भी है, ठीक है। तो मतलब कि जो विद्यार्थी होता है, जो है ना टीचर्स के लिए, तो वो विद्यार्थी एक तरीके से ना उसका
एक हिस्सा ही है उस टीचर का, ठीक है, उस संस्थान का वो हिस्सा है। हम जो उम्मीदें लगाएंगे, आपसे उम्मीदें लगाएंगे, हम कोई उम्मीदें मतलब कि ना दीक्षा वाले बच्चों से थोड़ी लगाएंगे, हम IIT अकेडमी वाले बच्चों से थोड़ी उम्मीदें लगाएंगे, हम तो आपसे उम्मीदें लगाएंगे ना, आप हमारे मतलब कि विद्यार्थी हो, ठीक है। आपने हम पे विश्वास कराया तो हम भी आप पे विश्वास करना चाहते हैं, तो हम भी आपसे उम्मीदें लगाएंगे। और जब आपका रिजल्ट खराब आएगा तो आपको तो दुख होगा, हमें भी दुख होगा। ऐसा तो नहीं कि हमें दुख नहीं होगा, हमें तो बहुत ज़्यादा दुख होगा कि जिन बच्चों के पीछे इतनी मेहनत करी उनका रिजल्ट नहीं निकाल पाए हम, तो उसमें कमियां कुछ हमारी भी हैं। तो जो इच्छाएं आपके पेरेंट्स में हैं वो इच्छाएं हमारे पास भी हैं, वो इच्छाएं हम भी रखते हैं। इसलिए मैं भी ये चाहूँगा कि आप आओ, रेगुलर आओ, पढ़ो, और डिसिप्लिन तोड़ोगे तो मुझे भी दुख होगा, मुझे भी चोट लगेगी। ये क्या तो सीट डिस्कशन थी, तो फिर तो सीट डिस्कशन में अगर बच्चा नहीं आया है तो मतलब ही नहीं है, फिर तो वो बच्चा फिर सीरियसली ले रहा है। अलाउड ही नहीं करेंगे आज प्रकाश को ऑर्गेनिक क्लास में, अलाउड ही नहीं करेंगे।